नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। आरयूएचएस एमएससी एंट्रेंस और पोस्ट बेसिक एंट्रेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। वी ऑल नो कि कल इसका एग्जाम हेल्ड होने वाला है, तो आप लोगों से गुजारिश वीडियो को ढंग से सुने, सारे क्वेश्चन के लॉजिक को समझे, कंसेप्ट को बना के जाएं, क्योंकि एग्जाम में कुछ इसी तरीके का मटेरियल आपको पूछा जाएगा और आप लोग जो है उसके ऊपर फोकस्ड करें और आराम से क्वेश्चन को पढ़ें, ऑप्शंस को समझें और फिर उसका जवाब देने की कोशिश करें। तब आप जो है मैक्सिमम स्कोरिंग कर पाएंगे। तो आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। A client with an above knee amputation is being taught method to prevent hip flexion deformities. Which instruction should be given to the client? क्वेश्चन ने पूछा है, एक मरीज है जिसको अबव नी एम्पुटेशन वहां पे हम कर रहे हैं और आपको हिप के अंदर क्या नहीं करना है, फ्लेक्शन नहीं करना है ना, हिप फ्लेक्शन को प्रिवेंट करना है, क्योंकि हिप के फ्लेक्स होने से मरीज में कुछ भी डिफॉर्मिटी हो सकती है। तो हिप के फ्लेक्शन से होने वाली डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन देंगे आप क्लाइंट को? पहला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, लाई सुपाइन विद द हेड एलिवेटेड ऑन टू पिलो। सेकंड है, लाई इन प्रोन एवरी 4 आवर ड्यूरिंग द डे फॉर 30 मिनट्स। अगला है, लाई ऑन योर साइड विद योर हेड एलिवेटेड। एंड नेक्स्ट है, लाई फ्लैट ड्यूरिंग द डे। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। हिप फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी को आपको प्रिवेंट करना है, कौन सा चीज इंस्ट्रक्ट करेंगे आप क्लाइंट को जिसको अबव नी एम्पुटेशन हुआ है? बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है। अबव नी एम्पुटेशन, जब अबव नी एम्पुटेशन किसी मरीज में होता है और हिप के फ्लेक्शन को प्रिवेंट करना है आपको जिससे हिप की डिफॉर्मिटी ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि मरीज जो है उसमें पहला ऑप्शन लिखा है, लाई सुपाइन विद द हेड एलिवेटेड ऑन टू पिलो। तो अगर आप सुपाइन पोजीशन देके हेड का एलिवेशन करोगे तो हिप का फ्लेक्शन हो जाएगा, तो ये तो तरीका नहीं है, ये गलत जवाब हो गया। एक लिखा हुआ, लाई ऑन योर साइड विद योर हेड एलिवेटेड, अपनी साइड में लेटा के हेड को एलिवेट करो, तो हेड को एलिवेट करोगे तो फिर हिप का फ्लेक्शन होगा। और लाई फ्लैट ड्यूरिंग द डे, डे के समय फ्लैट लाई करे, तो ऐसा नहीं है, उसको सारे समय आपको एक जैसा ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए ये भी क्या है, खोटा जवाब है। तो ए सी और डी तीनों ही सही नहीं है। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, प्रोन पोजीशन में लेटाएंगे हर 4 घंटे में, डे टाइम में 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट के लिए प्रोन पोजीशन में लेटाएंगे, तो यहाँ पे हिप का फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी प्रिवेंट होगा, है ना। उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि हर 4 घंटे में प्रोन पोजीशन में लेटे, दिन में 30 मिनट के लिए, जब भी उसको लेट ना हो, है ना। तो इससे क्या होगा, हिप का फ्लेक्शन नहीं होगा, है ना, और फोर्स जो रहेगा लेग का, वो एक्सटेंशन जो है वो 0 रहेगा, जिससे कॉन्ट्रेक्चर प्रिवेंट होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हिप का फ्लेक्शन अवॉइड करने के लिए प्रोन पोजीशन वहां पे काम में लेंगे। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वी यूज प्रोन पोजीशन। बैक ऑन साइड फ्लैट जो है वो हेल्प नहीं करेंगे हिप के फ्लेक्शन को प्रिवेंट करने में। तो ए सी डी खोटे हैं, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बतानी है आपको, मेंटेन करनी है आई और ड्रॉपर के बीच में। जब आप आई ड्रॉप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आई और ड्रॉपर के बीच में अप्रोप्रिएट डिस्टेंस कितनी होती है? आई और ड्रॉपर के बीच में जब आप इंस्टॉल करते हैं आई ड्रॉप, 1 to 2 सेंटीमीटर, 3 to 4, 4 to 6 और 6 to 8। आई और ड्रॉपर के बीच में अप्रोप्रिएट डिस्टेंशन, है ना। मान लो किसी पेशेंट का आप आई ड्रॉप यूज कर रहे हैं, आई ड्रॉप डाल रहे हैं, तो आई और ड्रॉपर के बीच में अप्रोप्रिएट डिस्टेंशन कितना होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन है, आराम से जवाब दे सकते हैं। वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है। आई और ड्रॉपर के बीच में अप्रोप्रिएट डिस्टेंस यहाँ पे पूछिए, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन आई एंड ड्रॉपर जब आप आई ड्रॉप इंस्टॉल कर रहे हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे, इट्स ए 1 to 2 सेंटीमीटर इज द करेक्ट वन। ए आंसर बिल्कुल सही है, 1 से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस होनी चाहिए आई और ड्रॉपर के बीच में जब आप आई ड्रॉप इंस्टॉल कर रहे हैं, है ना। बाकी तीनों ऑप्शन बी सी और डी खोटे जवाब है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा। A client with cancer of the pancreas has undergone a Whipple procedure. The nurse is aware that during the Whipple procedure, the doctor will remove the, मरीज को कैंसर हुआ है पैनक्रियाज का और उसमें विपल सर्जरी, विपल प्रोसीजर कैरिड आउट हम कर रहे हैं। तो आप एज ए नर्स आप अवेयर है कि जो विपल प्रोसीजर है वो, उसमें क्या होता है, आप क्या चीज रिमूव करेंगे? हेड ऑफ द पैनक्रियाज, प्रोक्सिमल थर्ड सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन,
स्टोमक एंड ड्यूडिनम एंड इसोफेगस एंड जेजुनम। पीपल प्रोसीजर पेनक्रियाटिक कैंसर के अंदर कैरिड आउट करते हैं। बहुत अच्छे, क्या बात है भाई ना। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही अप्रोच किया है, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। यस एब्सोल्युटली। विपल प्रोसीजर जो होता है उसमें हेड ऑफ द पेनक्रियाज जो है उसको रिमूव करते हैं, है ना। क्या क्या चीज एग्जैक्टली रिमूव की जाती है, यहाँ तो आंसर बनेगा हेड ऑफ द पेनक्रियाज, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया। हेड ऑफ द पेनक्रियाज जो है विपल प्रोसीजर के अंदर रिमूव करते हैं। हेड ऑफ द पेनक्रियाज के अलावा विपल प्रोसीजर के दौरान जो है स्टोमक का पोर्शन, जेजुनम का पोर्शन एंड स्टोमक के पोर्शन को रिमूव करने के बाद में उसको रीएनास्टमोसिस किया जाता है। मतलब वहां पे आपने क्या किया, एक तो हेड ऑफ द पेनक्रियाज को हटा दिया, एक आपने स्टोमक का कुछ पोर्शन हटाया, जेजुनम जो है स्टोमक के कुछ पोर्शन रिमूव किया, एंड जो स्टोमक का बचा हुआ पोर्शन है उसको जेजुनम से क्या कर दिया आपने, रीएनास्टमोसिस कर दिया। ये पूरा विपल प्रोसीजर के अंदर आता है। समझ पा रहे हो बात को, हेड ऑफ द पेनक्रियाज हटा दिया, स्टोमक का आधा पोर्शन हटा दिया और स्टोमक का रिमेनिंग पोर्शन को जेजुनम से एनास्टमोसिस कर दिया। ये प्रोसीजर विपल प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है। बी जो आंसर है ना, कि प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन रिमूव कर देते हैं, ये खोटा जवाब है ना। और एंटायर स्टोमक कभी भी रिमूव नहीं करते हैं, इसलिए सी भी खोटा हो गया कि स्टोमक और ड्यूडिनम दोनों ही हटा देते हैं, तो पूरा स्टोमक कभी भी नहीं हटाते, ये भी खोटा हो गया, है ना। और इसोफेगस जो है वो तो कभी रिमूव करते ही नहीं है, तो यहाँ पे इसोफेगस बोला है डी के अंदर, यहाँ स्टोमक बोला तो पूरा स्टोमक रिमूव नहीं करते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रोक्सिमल थर्ड ये भी खोटा जवाब है, इसलिए आंसर बनेगा ए। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही अप्रोच किया है, बहुत शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इन एबीजी एनालिसिस विच पैरामीटर आर असेस्ड। एक मरीज है जिसमें आप एबीजी एनालिसिस कर रहे हो, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस कर रहे हो, कौन सा पैरामीटर आप उस मरीज में असेस करेंगे। एक पेशेंट है जिसके अंदर आपको एबीजी एनालिसिस करना है, आर्टरी के अंदर ब्लड के गैसेज का लेवल असेस करना है, कौन सा पैरामीटर आप उसमें असेस करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पीएच, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड पीएच, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड पीएच, कौन सा पैरामीटर एबीजी के अंदर असेस किया जाता है। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा, इट्स ए बी सी और डी। विच पैरामीटर इज असेस्ड इन द पेशेंट when we are going to analyze arterial blood gases, ABG। कौन से पैरामीटर असेस किया जाते हैं एबीजी के अंदर। मैक्सिमम लोगों ने सी जवाब दिया है ना, मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे सी जवाब दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच। बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में है, लेकिन ये खोटा जवाब है, सी यहाँ पे आंसर नहीं बनेगा। इसका एक रीजन है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो बी में लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बी में लिखा हुआ है और पीएच लिखा हुआ है, इसके अलावा ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो एबीजी में ऑक्सीजन का लेवल भी चेक किया जाता है। एबीजी में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन भी एसेस कर सकते हो, तो सबसे अच्छा जवाब, सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया जवाब बी है। कुछ लोगों ने सही जवाब दिया, बी बी बिल्कुल आंसर है, बहुत अच्छे। सी यहाँ पे नहीं रहेगा, बी रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी असेस करते हैं अपन। आपने देखा होगा हम एबीजी का जब एनालिसिस करते हैं एसिडोसिस और एल्कलोसिस के लिए, तो सबसे पहले हमें पीएच देखना होता है, हम पीसीओ2 देखते हैं, हम बाइकार्बोनेट देखते हैं और पीओ2 भी वहां पे चेक किया जाता है। तो पीएच, पीसीओ2 और बाइकार्बोनेट, इन तीनों के अलावा ऑक्सीजन भी इंक्लूड है, इसलिए बी आंसर बनेगा। ए में सिर्फ बाइकार्बोनेट और पीएच लिखा हुआ है, और डी के अंदर जो है वहां पे आपको बाइकार्बोनेट नहीं मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पीएच लिखा हुआ है, तो जिसमें चारों रीडिंग रहेगी वो हमेशा करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। एसिड बेस बैलेंस का थ्योरेटिकल लेक्चर हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रखे हैं ईएसआईसी के एग्जाम की जो प्लेलिस्ट है, थ्योरेटिकल प्लेलिस्ट, उसके अंदर, तो उस वीडियो लेक्चर को आप जरूर सुने, थ्योरेटिकल, जिसमें अपने पीएच को डिटेल से एक्सप्लेन किया है। फर्दर वीडियो लेक्चर जो है जल्दी आने वाले हैं, जिसमें हम CO2 की बात करेंगे, हम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे, हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, और इसके बाद में क्या होता है अनकम्पनसेटेड एसिडोसिस एल्कलोसिस, क्या होता है पार्शियली कंपनसेशन, और क्या होता है जो है प्योर कंपनसेटेड, उन तीनों के बारे में डिटेल से उन्हीं वीडियो लेक्चर के अंदर हम फ्यूचर ऑन पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आप बस जुड़े हुए रहिए, कंटिन्यू रखिए, और हर एक लेक्चर को बड़े आराम से पढ़िए, देखिए, समझिए, तो डेफिनेटली बेहतरीन जो है एग्जाम में परफॉर्मेंस आपका रहेगा। लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ताकि मैक्सिमम लोग जो है हमसे कनेक्ट हो सके। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा।
When the physician has ordered a minimal bacteria diet for a client with neutropenia, the client should be taught to avoid eating. क्या सवाल ने पूछा है, मरीज को न्यूट्रोपनिया है, किसी रीजन की वजह से, कोई कैंसर की कीमो की ड्रग चल रही है और किसी कारण से मरीज को एचआईवी है मान लो, तो उसका न्यूट्रोपनिया है, मतलब उसका डब्ल्यूबीसी काउंट, न्यूट्रोफिल जो है उनके नंबर क्या है, कम है। और डब्ल्यूबीसी जो होती है वो बॉडी में इन्फेक्शन के प्रति लड़ने वाली सेल होती है ना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट में डब्ल्यूबीसी जो सेल है वो हमारी बॉडी की इम्यून सेल है और इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करती है। और जो हमें इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करेगी उसी के नंबर वहां पे क्या है, कम है, उसको न्यूट्रोपनिया हम बोलते हैं। तो न्यूट्रोपनिया वाले मरीज में आप क्या मिनिमम करना चाहते हैं, बैक्टीरियल डाइट को मिनिमम करना चाहते हैं, आप बैक्टीरियल डाइट उसको नहीं देना चाहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लाइंट शुड बी टोल्ड टू अवॉइड ईटिंग, क्या चीज ईट करने से मरीज को सिखाएंगे कि वो अवॉइड करो, कौन सी चीज उसको नहीं खाना है, अवॉइड करना है, क्या चीज हम सिखाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रूट्स, सेकंड है साल्ट, थर्ड है पेपर, फोर्थ है केचप। न्यूट्रोपनिया का मरीज है, मिनिमम बैक्टीरियल डाइट देनी है, कौन सी चीज अवॉइड करने का कहेंगे। फ्रूट, साल्ट, पेपर और केचप। फटाफट से जवाब लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की बिल्कुल सही कोशिश की है। देखिएगा बहुत सिंपल है, फ्रूट जो होते हैं वो इस मरीज को अलाउ है, क्योंकि फ्रूट जो होते हैं उसमें उसको पील किया जाता है, मतलब आप कोई भी फल खा रहे हैं तो उसका छिलका हटाया जाता है, और छिलका हटा के आप अंदर का फ्रूट खा रहे हैं तो उसमें बैक्टीरिया ऑलरेडी मिनिमम है, बैक्टीरिया नहीं है, तो ये डाइट तो उसको अलाउ है ना। मिनिमल बैक्टीरियल डाइट का यहाँ पे पूछा है, सॉरी। तो फ्रूट जो है वो दिया जा सकता है, क्योंकि हमने कहा कि उसको पीलिंग किया जाता है, और फ्रूट के ऊपर से छिलका हटाया जाता है, तो इसमें बैक्टीरिया मिनिमम है ऑलरेडी, इसमें ज्यादा बैक्टीरिया है नहीं, तो ये दिया जा सकता है। साल्ट जो है, नमक, ये प्रोसेस करके तैयार किया जाता है, तो इसमें बैक्टीरिया होने की संभावना नहीं होती है, इसको दिया जा सकता है। और केचप जो होता है ये पैकिंग फूड के अंदर आता है, जिसमें पूरा तरीके से इसको पैक करके लाया जाता है, तो इसमें भी बैक्टीरिया के होने की संभावना मिनिमम है। तो ए, बी और डी तीनों ही अलाउ है, पर सी, पेपर जो है, काली मिर्च को हम बोलते हैं पेपर, और ये जो काली मिर्च होती है ये प्रोसेस्ड नहीं होती है ना, ये प्रोसेस्ड नहीं होती है, इसकी वजह से इसमें बैक्टीरिया के प्रेजेंस होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, इसमें बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है। तो पेपर जो है ये अवॉइड करेंगे, मरीज को खाने से मना करेंगे अपन। फ्रूट, साल्ट और केचप मना करने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो जिसमें बैक्टीरिया होने की संभावना है, जो प्रॉब्लम है, वो मरीज ना ले, क्योंकि न्यूट्रोपनिया का मरीज है, इन्फेक्शन की रिस्क के ऊपर है अगर वो इन्फेक्टेड मटेरियल का इंटेक करता है। तो आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन है, द इंसिजन साइट ऑफ ट्रेक्योस्टोमी आर, ट्रेक्योस्टोमी किसी मरीज में कर रहे हो, आपको इंसिजन लगाना है, तो जो इंसिजन लगाने की साइट है ट्रेक्योस्टोमी वाले मरीज में, इंसिजन लगाने की जो साइट है वो साइट कौन सी रहेगी। फर्स्ट एंड सेकंड ट्रेकियल रिंग, सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग, फिफ्थ ट्रेकियल रिंग, सिक्स्थ ट्रेकियल रिंग। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन सी साइट है ट्रेक्योस्टोमी वाले मरीज में इंसिजन वाली। ट्रेक्योस्टोमी क्या होता है, ऑस्टमी वर्ड का मतलब होता है टू क्रिएट एन ओपनिंग एंड लीव इट ओपन, है ना। ऑस्टमी वर्ड का मतलब होता है क्रिएट एन ओपनिंग, क्रिएट एन ओपनिंग, एक ओपनिंग क्रिएट करो पहले और उसको ओपन ही रख दो, लीव इट ओपन, उसको ऑस्टमी कहते हैं। ट्रेकिया के अंदर एक ओपनिंग क्रिएट करो, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट करते हैं अपन ट्रेकिया में, और उसको खुला रख देते हैं, लीव इट ओपन, दैट इज ट्रेकियोस्टमी। तो ट्रेकिया में जो होल किया जाता है वो 16 जो ट्रेकियल रिंग होती है उनमें किसी में करते हैं, है ना। मोस्ट कॉमन साइट यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन सी साइट पे करेंगे, तो जो 16 ट्रेकियल रिंग होती है उसी में से करेंगे। अब फर्स्ट सेकंड पे करते हैं या सेकंड थर्ड पे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिफ्थ और सिक्स पे तो कभी नहीं करते, ये आप भी असेस कर सकते हो, कंफ्यूजन इन्हीं में रहता है। तो याद रखिएगा सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग जो होती है वहां पे होल क्रिएट किया जाता है। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है। ट्रेकियल रिंग के अंदर जो सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग होती है उसके ऊपर एक होल क्रिएट किया जाता है, इसको ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं। फिर वहां पे ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब काम में ली जाती है, जिसमें एक आउटर कैनुला होता है, एक इनर कैनुला होता है, एक ऑब्टूरेटर होता है, ऑब्टूरेटर गाइड करता है, आउटर कैनुला अंदर फिक्स कर दिया जाता है, इनर कैनुला जो है वो चेंजेबल है, उसको निकालो, साफ करो, क्लीन करो, वापस यूज कर सकते हो, या डिस्पोजेबल इनर कैनुला आते हैं वो भी यूज किए जा सकते हैं।
ना। तो ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकियल ट्यूब डाली जाती है और ट्रेकियल ट्यूब का रीजन और पर्पस जो है वो वेंटिलेटरी रहता है ना। मरीज जो इसमें वेंटिलेटरी प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है, जिसको इंटूबेट करने का जरूरत होता है, ऐसे मरीजों के अंदर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो बनेगा वो क्या रहेगा? बी, सेकेंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। When a nurse is caring for a 9-year-old child who underwent to tonsillectomy, tonsillectomy is the removal of tonsil, 9 साल उम्र है, टॉन्सिल आप रिमूव करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन बाय द नर्स इज मोस्ट कंसर्न, कौन सा ऑब्जर्वेशन मोस्ट कंसर्न रहेगा? मरीज का उम्र 9 साल है, बच्चे का उम्र, और टॉन्सिलेक्टमी उसमें किया जा रहा है ना। तो कौन सा ऑब्जर्वेशन आपका सबसे ज्यादा कंसर्न का इश्यू है? सोचने वाला इश्यू है, डरावने वाला इश्यू है, देखने वाला इश्यू है, ध्यान देने की बात है, कान खड़ा करने की बात है, ऐसा कौन सा इश्यू है? 30 ml ऑफ डार्क ब्राउन सिक्रीशन, हार्ट रेट ऑफ 90 बीट्स पर मिनट, इनफ्रीक्वेंट स्वेलोइंग, एक्सपेक्टोरेटिंग ब्राइट रेड सिक्रीशंस। फटाफट से जवाब लिखिएगा, कौन सा ऑब्जर्वेशन कंसर्न का इश्यू है टॉन्सिलेक्टमी के बाद में? 9 साल बच्चे की उम्र है, 9 साल बच्चे की उम्र है। देखिएगा, जितने भी लोगों ने यहाँ पे जवाब दिए हैं उसमें ज्यादातर जो है सी आंसर पुट किया है, जो कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल खोटा जवाब है। जितने भी लोग सी आंसर दे रहे हैं ये खोटा जवाब है। इनफ्रीक्वेंट स्वेलोइंग लिखी हुई है। देखिएगा, इनफ्रीक्वेंट और फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग में फर्क है, आप लोग रटे ना चीजों को, समझे। वो जो जवाब आपने रट रखा है ना वो फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग होती है, इनफ्रीक्वेंट नहीं होती है। जो जवाब आपने रट रखा है वो फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग होती है कि टॉन्सिलेक्टमी के बाद में मरीज फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग करता है, तो इसका मतलब उसको हेमरेज या ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंट कहाँ है? इनफ्रीक्वेंट है। ये तो फ्रीक्वेंट का ऑपोजिट है। इसका मतलब तो होता है कि स्वेलो कर ही नहीं रहा है, और जब कर ही नहीं रहा है तो ये क्या कंसर्न इश्यू है? बताओ, करना नहीं तो चाहिए, अगर ज्यादा कर रहा है तब प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो इनफ्रीक्वेंट है, इनफ्रीक्वेंट मतलब कभी कभार कर लेता है, इसका मतलब स्वेलोइंग रिफ्लेक्स भी गायब नहीं है, लेकिन हेमरेज भी नहीं हो रहा है। तो ये तो कोई इंडिकेशन नहीं है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन का। इनफ्रीक्वेंट सोलोइंग लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंट हो तो जवाब बन सकता था, पर फ्रीक्वेंट नहीं दिया है, चेंज हो गए ऑप्शन। रटे नहीं, चीजों को समझे। हमारा पहला पर्पज, पहला टारगेट, पहला सिद्धांत, पहला ऑब्जेक्टिव आप लोगों के माइंड मेकअप को उस तरीके का बनाना कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाए तो आपको सिर्फ राइट आंसर क्लिक होवे, और वो भी सही वाला। उसको समझे, कंसेप्ट को बनाए, दिमाग को उस तरीके का बनाए कि सवाल कैसे ही घुमा दे, कंसेप्ट हम समझेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे, ऑप्शन की लैंग्वेज समझेंगे, फिर जवाब देंगे, तो आपका सिलेक्शन आसान हो जाता है। तो ये सब चीजें करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीजों को समझनी पड़ेगी, थ्योरेटिकल बातें समझनी पड़ेगी, एमसीक्यू के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, और एक शिद्दत, एक मेहनत, एक ईमानदारी, एक लगन के साथ में मिल के, साथ में रह के, लॉयलिटी के साथ में बन के काम करना पड़ेगा अपनी जिंदगी बनाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप किस तरीके की मेहनत करते हैं, किस डायरेक्शन में जाते हैं, वो आपके रिजल्ट तय करते हैं। तो यहाँ पे हमने बात करना है, इनफ्रीक्वेंट स्वेलोइंग नहीं है ये। 30 ml डार्क ब्राउन अगर सिक्रीशंस है तो ये पुराना ब्लड है, तो ये कोई कंसर्न इश्यू नहीं है। और हार्ट रेट 90 जो है वो नॉर्मल है 9 साल के बच्चे की। तो ए, सी और बी और सी तो तीनों खोटे हो गए। अगर हेमरेज होता तो टेकिकार्डिया होता वहां पे, लेकिन हार्ट रेट तो 90 है जो नॉर्मल है। तो एक ही बचा है डी, और इसमें लिखा हुआ है एक्सपेक्टोरेटिंग ब्राइट रेड सिक्रीशन। अगर मरीज खांसी कर रहा है, एक्सपेक्टोरेंट कर रहा है, और उसमें सिक्रीशन जो है वो ब्राइट रेड कलर के है, ये इंडिकेट करते हैं कि मरीज जो है उसमें ब्लीडिंग हो रहा है। ब्राइट रेड जो है वो फ्रेश ब्लड के अंदर दिखता है, और फ्रेश ब्लीडिंग अगर मरीज को हो रही है तो ये प्रॉब्लमेटिक इश्यू है। तो व्हेन यू आर एक्सपेक्टोरेटिंग ब्राइट रेड सिक्रीशंस, डी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली इंडिकेट करेगा टॉन्सिलेक्टमी के बाद में मरीज के अंदर हेमरेज हो रहा है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी जो है तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The nurse is assisting the physician with removal of central venous catheter CVC. To facilitate removal, the nurse should instruct the client to, एक मरीज है, फिजिशियन को असिस्ट कर रहे हैं नर्स, और क्या रिमूव कर रहे हैं आप वहां पे? सेंट्रल वीनस कैथेटर। क्या रिमूव कर रहे हैं? सेंट्रल वीनस कैथेटर। आपको रिमूव करने के लिए, है ना, फैसिलिटेड रिमूवल, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट। क्या क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे जब आप सेंट्रल वीनस कैथेटर रिमूव कर रहे हैं?
तो आप रिमूवल के समय आप पेशेंट का मदद कर रहे हैं तो उसको क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? फर्स्ट है परफॉर्म द वाल्साल्वा मैनवर एज द कैथेटर इज एडवांस। सेकंड है टर्न हिज हेड टू द लेफ्ट साइड एंड हाइपर एक्सटेंड द नेक। थर्ड है टेक स्लो डीप ब्रेथ एज द कैथेटर इज रिमूव्ड। फोर्थ है टर्न हिज हेड टू द राइट व्हाइल मेंटेनिंग ए स्निफिंग पोजीशन। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हैं। सेंट्रल विनस कैथेटर को आप रिमूव कर रहे हैं, कौन सा इंस्ट्रक्शन आप वहां पे देंगे? बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही राइट अप्रोच आंसर किया है, बहुत अच्छे। जब आप सेंट्रल विनस कैथेटर रिमूव करते हैं तो मरीज को कहते हैं टेक ए डीप ब्रेथ, होल्ड द ब्रेथ एंड बियर डाउन। लंबा गहरा सांस लो, सांस को रोको और रोक के जोर लगाओ नीचे की तरफ, बियर डाउन करो, है ना, प्रेशर लगाओ अंदर ही अंदर। ऐसा नॉर्मली जैसे आप डिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, वहां पे जो इस तरीके का करते हैं, सेम वो मरीज को इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये वाल्सल्वा मैनवर कहलाता है, जो आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। जब आप सेंट्रल वीनस कैथेटर सेंट्रल लाइन रिमूव करते हैं तो परफॉर्म करना होता है वाल्सल्वा मैनवर। और जब वाल्सल्वा मैनवर आप परफॉर्म करेंगे और कैथेटर को एडवांस लेके जाएंगे तो डेफिनेटली मरीज मरीज का जो है कैथेटर को रिमूव करने में फायदा होगा। ये इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। आप हेड को लेफ्ट साइड या हाइपर एक्सटेंड नेक करके कैथेटर को रिमूव नहीं करते हैं, स्लो और डीप ब्रेथ लेके रिमूव नहीं करते हैं, और हेड को राइट साइड में मेंटेन स्नीपिंग पोजीशन देना भी नहीं है। तो बी, सी और डी जब तीनों ही खोटे जवाब है तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लॉजिकली सोचा आपने, बिल्कुल सही है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ए क्लाइंट हैज एन ऑर्डर फॉर स्टेप्टोकाइनेज। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़िएगा। स्टेप्टोकाइनेज, मैं पहले कह रहा हूं ध्यान से जवाब दीजिएगा सोच समझ के, है ना, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर। किस चीज के लिए असेस करेंगे? एक मरीज है, उसको ऑर्डर किया आपने स्टेप्टोकाइनेज, ये दवाई देने से पहले क्या चीज आप असेस करेंगे? जिनको पता है जवाब दे, और रैशनल के साथ में जवाब दे, मुझे अच्छा लगेगा। पहला है एलर्जी टू पाइनएप्पल एंड बनाना। सेकंड है हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। थर्ड है प्रायर थेरेपी विद फेनिटोइन। और लास्ट है हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल अब्यूज। स्ट्रेप्टोकाइनेज आप दे रहे हैं, क्या चीज आप पहले असेस करेंगे? फटाफट से जवाब लिखिएगा और अपना रैशनल साथ में दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। बहुत बढ़िया, जवाब देने की कुछ ही लोगों ने कोशिश की है और कुछ लोगों के जवाब खोटे हैं यहाँ पे। कई लोग पाइनएप्पल और बनाना से एलर्जी करवा रहे हैं, है ना। पाइनएप्पल और बनाना की एलर्जी का स्ट्रेप्टोकाइनेज से कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज को लगाने से पहले भी एलर्जी टेस्ट करना होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, ये दवाई कौन से ग्रुप की दवाई है? थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है। टीपीएच कहते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टीपीएज होते हैं ये, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होते हैं, थ्रोम्बोस्कोलाइसिस करने वाले होते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक। और जब आप थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देते हैं तो दो बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं जिसका आपको ध्यान रखना होता है। पहला कि ब्लीडिंग की रिस्क पे होता है मरीज सबसे ज्यादा, हाईएस्ट रिस्क होती है ब्लीडिंग की। तो जब भी आप ये देते हैं तो ब्लीडिंग के लिए मरीज को बहुत फ्रिक्वेंटली असेस करें, और अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो इसका एंटीडोट देते हैं, एमाइनो कैप्रियोइक एसिड। दूसरा, ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट जो होता है, इसको देने से पहले आपको एएसटी करना होता है, सेंसिटिविटी टेस्ट चेक करना होता है, एलर्जिक टेस्ट चेक करना होता है बिफोर गिविंग स्टेप्टोकाइनेज, क्योंकि ये दवाई एलर्जी करती है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एलर्जी टू पाइनएप्पल एंड बनाना, जिसका संबंध इससे नहीं है। अगर मरीज को पाइनएप्पल खाने से और बनाना खाने से एलर्जी होता है, बहुत कम लोगों को होता है और होना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं है? और हमें तो कभी भी ना होता है, और हम तो इंतजार करते हैं इन फ्रूट्स का, क्योंकि अच्छे फ्रूट्स है, पेट के लिए, स्टोमक के लिए सबसे हेल्दी फ्रूट्स माने जाते हैं। एक कॉन्स्टिपेशन का इलाज है, एक डायरिया का इलाज है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो पाइनएप्पल खाइए, और डायरिया हो जाए तो बनाना खाइए। तो पेट की दोनों बड़ी समस्याओं का इलाज है ये, है ना। और मौसम के साथ में इमोशन जुड़े होते हैं, तो इमोशन को ट्रीट सही रखने के लिए दोनों फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन फ्रूट से एलर्जी नॉर्मली लोगों को नहीं होती है, और यहाँ पे इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये तो बिल्कुल खोटा जवाब है, ये बिल्कुल खोटा जवाब है। एग्जैक्टली देखिएगा क्या कंसेप्ट है और क्या जवाब होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। सी ऑप्शन भी गलत है जिन लोगों ने लिखा है। फेनिटोइन जो है उसका और स्टेप्टोकाइनेज का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। फेनिटोइन थेरेपी और स्टेप्टोकाइनेज का कोई कोरिलेशन नहीं है, यहाँ पे रिलेशन बैठाने की कोशिश की जा रही है। और अल्कोहल अब्यूज की अगर हिस्ट्री है तो उसका भी संबंध स्टेप्टोकाइनेज से बिल्कुल नहीं है, स्टेप्टोकाइनेज से बिल्कुल नहीं है।
अल्कोहल एब्यूज अगर पेशेंट है ऑलरेडी, जो अल्कोहल का इंटेक कर रहा है, मरीज में अल्कोहल एब्यूज है, तो ये फैक्टर नहीं है इस बीमारी के साथ में, तो ये तो अब एक ही ऑप्शन बचा है साहब आपके लिए, और उसी को आपको करेक्ट लिखना और 10-10 बार लिखना जिन्होंने भी खोटे खोटे किए। हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ये एक बचा है रैशनल ए। अब आपको समझना है कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है उस मेडिकेशन को देने से पहले स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की हिस्ट्री क्यों असेस की जाती है। तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो होता है, जिस मरीज को हो रखा है, उसमें एंटीबॉडीज होती है ना, एंटीबॉडीज हमने पढ़ा, हम पढ़ेंगे जब अपन पढ़ते हैं रिमेटिक फीवर को। तो स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया जो है वो सोर थ्रोट करता है और उससे के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है और जाके मेरी बॉडी की नॉर्मल हेल्दी सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तो अगर उसकी हिस्ट्री है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की हिस्ट्री है वहां पे, तो एंटीबॉडी अंदर बनेगी, और वो एंटीबॉडी जो है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज के को इनइफेक्टिव बना देती है ना। मतलब वो जो एंटीबॉडी बनी हुई है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज के जो फंक्शन है उसको इफेक्टिव नहीं होने देती है, स्ट्रेप्टोकाइनेज दवाई को इनइफेक्टिव बना देती है, तो हमारा असर जो मेडिकेशन का वो नहीं आ पाएगा। तो जब भी स्ट्रेप्टोकाइनेज आप देते हैं उससे पहले आपको हिस्ट्री असेस करना है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। Patient with colostomy should be advised to eat. Colostomy is the create an opening or a stoma in the colon and leave it open is known as colostomy. तो कोलोस्टमी वाले मरीज को आपने एडवाइस किया, डाइट कौन सी डाइट यूज लेंगे, ब्लेंड डाइट, फूड लो इन फाइबर, एवरीथिंग दे एट बिफोर सर्जरी बट विल अवॉइड द फूड्स दैट कॉज गैस, एंड लास्ट है सॉफ्ट फूड। कौन सी डाइट कोलोस्टमी वाले मरीज में एडवाइस करेंगे। 4 डाइट यहाँ पे लिखी हुई है, आपको फटाफट से सही आंसर पुट करना है। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की बिल्कुल सही कोशिश की है। कोलोस्टमी वाले मरीज को सब कुछ खिला सकते हैं सर्जरी से, बिफोर सर्जरी, बट अवॉइड करना है आपको क्या, वो फूड जो गैसेज कॉज करते हैं। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सब कुछ खिलाया जा सकता है लेकिन वो फूड नहीं दे सकते जो क्या कॉज करता है, गैसेज। ब्लेंड डाइट, लो फाइबर फूड, सॉफ्ट फूड दिए जा सकते हैं कोलोस्टमी वाले मरीज में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो एडवाइजेबल फूड पूछा है, मतलब सॉरी ए बी और डी एडवाइजेबल नहीं है। मतलब सबसे एडवाइजेबल है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक फूड नहीं है कि ब्लेंड डाइट ही देंगे या लो फाइबर ही देता है या सॉफ्ट फूड देना है, ये एडवाइजेबल नहीं है, सॉरी ये एडवाइजेबल नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर फूड अगर डिसाइड करना है तो कुछ भी दिया जा सकता है, पर आपको गैस प्रोड्यूस करने वाले फूड मटेरियल नहीं देने, बस इतना सा ध्यान रखना है कोलोस्टोमी के अंदर। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। द मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम ऑफ लैरिंजियल कैंसर इज, किसी मरीज को लैरिंजियल कैंसर हुआ है, लैरिंजियल कैंसर का मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम क्या रहेगा। लैरिंजियल कैंसर का सबसे कॉमन, सबसे अर्ली सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, डिस्फेजिया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, न्यूमोथोरेक्स। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। लैरिंजियल कैंसर हुआ है, सबसे अर्ली सिम्टम क्या रहेगा लैरिंजियल कैंसर का, फटाफट से जवाब लिखिएगा। डिस्फेजिया इज द डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूमोथोरेक्स, विच इज द करेक्ट वन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही अप्रोच किया है, बहुत ही शानदार। इट्स बी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, बहुत बढ़िया। लैरिंजियल कैंसर का सबसे पहला, सबसे अर्लीस्ट साइन जो देखने को मिलता है वो है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। आवाज जो है उसमें चेंजेज हो जाते हैं लैरिंग्स के अंदर, रीजन है वहां पे कैंसरस ग्रोथ होने की वजह से। तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ लैरिंजियल कैंसर, बी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही अप्रोच किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। और इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन, बन जाइए किसी की मुस्कान का कारण, और कर दीजिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो भगवान की मेहर आप सब पे हो, आप लोग एक सुखद भविष्य की तरफ बढ़े, अपने आप को मजबूत बनाइए, इरादे आपके अच्छे होने चाहिए, दिल आपका नेक होना चाहिए, काम आपका परफेक्ट होना चाहिए, शिद्दत मेहनत अपने काम में दिखानी है आपको, और एक अच्छा इंसान बन के जिंदगी में आगे बढ़ते रहिएगा। परेशानी आएगी, सामना करिएगा, समझिएगा, परेशानियों में धैर्य बनाए रखिएगा, अपने आप को हिम्मत दीजिएगा,
और विश्वास रखिएगा अपने ऊपर, अपने उस परमपिता परमेश्वर के ऊपर। बेहतरीन भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। बस मेहनत में कमी मत रखिएगा और अच्छाई और सच्चाई के साथ में जिंदगी में आगे बढ़ते रहिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम अगले एमसीक्यू सेशन के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।